नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल डिबेट शो आखिर क्यों का। आज हम आखिर क्यों में चर्चा करेंगे नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो बवाल मचा हुआ है, उसमें इस्लामिक राष्ट्र लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने भी साफ जवाब दे दिया। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये एक 57 मुस्लिम राष्ट्रों का समूह है। जब से पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा का बयान वायरल हुआ है, देश से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक भारत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। और ये प्रोपोगंडा क्या आप सोचेंगे कि भारत इस्लामिक राष्ट्रों के खिलाफ झुक गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। भारत बिल्कुल इस्लामिक राष्ट्रों के दबाव में झुका नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने जवाब दे दिया कि आपकी सोच छोटी है और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे कोई माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, इवन वहां की जनता ही सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटीज की बात तो छोड़िए, रोजाना अल्पसंख्यक समाज के धर्म स्थलों पर तोड़फोड़ की जाती है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, हिंदूस हो या सिख्स हो। आज भी कराची में एक बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी गई है, पाकिस्तान के कराची शहर में, और पाकिस्तान भारत को लेक्चर दे रहा है कि यहां माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। भारत में जितने माइनॉरिटी सुरक्षित है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, उतने किसी देश में शायद सुरक्षित नहीं होंगे। लेकिन प्रोपोगंडा चलाना है भारत के खिलाफ, और इस प्रोपोगंडा में शायद अब देश की राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं शामिल होती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भारत सरकार ने जवाब दे दिया ओआईसी को कि आपकी सोच छोटी है और आप गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया। लेकिन कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में जनसभा ली, और उस जनसभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस्लामिक देशों के दबाव में भारत घुटनों के बल झुक गया। लेकिन इस बात में कहां तक सच्चाई है, आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। क्या भारत एक व्यक्ति के बयान के लिए पूरा देश इस्लामिक राष्ट्रों के सामने झुक जाएगा? और भारत इतना कमजोर देश है? आज हम बताएंगे कि ये जो अरब देश है, ये भारत पर कितने निर्भर है। भारत को ये डराते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट्स बाहर निकाल देंगे दुकानों से। कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को कचरे के डब्बे की गाड़ी पर लगाया गया, कुछ दुकानों से भारतीय प्रोडक्ट्स को निकाल दिया गया। ऐसी सब खबरें सुनने को मिली थी जब से ये पैगंबर मोहम्मद के लेकर जो टिप्पणी की गई है नुपुर शर्मा द्वारा। इस टिप्पणी का कोई समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी पूजनीय के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता। ये हमारे देश का संविधान कानून अधिकार नहीं देता। लेकिन जो ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ, भारत को एक कमजोर राष्ट्र के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है, आज उसका हम पर्दाफाश करेंगे कि भारत के द्वारा, भारत से ये अरब देश कितने संपन्न हुए हैं भारतीयों के वजह से, और भारत पे ये लोग कितने अवलंबित है, भारत में इनका कितना निवेश है, भारत ने इन देशों में कितना निवेश कर रखा है, कितने सेक्टर्स में भारत इन देशों में काम करता है, आपको ये भी बताएंगे। और इनकी बड़ी जनसंख्या के एक हिस्सा भारतीय लोग हैं। तो ओवैसी बोल रहे थे अगर भारतीयों के खिलाफ अरब देशों का गुस्सा फूट जाएगा, अगर नाराजगी हो गई, तो ऐसा नहीं है ओवैसी साहब। भारत अपने आप में सक्षम देश है, आप भारत को कमजोर और निर्बल राष्ट्र मत समझिए। भारत वहां भी बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां लगी हुई है अरब राष्ट्रों में, तो भारत को एक कमजोर राष्ट्र बताने की जो कोशिश हो रही है वो है नहीं। और ओआईसी ये पाकिस्तान में बना हुआ एक संगठन है और ये पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। तो ये जो अरब देश है, ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर भारत पर दबाव बना दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। भारत झुकने वाले देशों में से नहीं है। भारत, नुपुर शर्मा एक पार्टी से ताल्लुक रखती है, उस पर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है, उन्हें पद से निकाल दिया गया। इसके अलावा कानून अपना काम करेगा। कल आपने सुना मौलाना इलियास जो सफरुद्दीन है हैदराबाद के, वो कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे हिंदू देवी देवताओं के लिए, लेकिन उनके भी खिलाफ कानून काम करेगा। हमें कोई अधिकार नहीं देता उनकी जुबान निकालने का, कोई उनका गर्दन काटने का, उन्हें मारने का। इस तरह की भाषा कहीं नहीं होनी चाहिए। कोई सभ्य राष्ट्र में, कोई सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इसी को लेकर हम बहस करेंगे आखिर क्यों की बड़ी
कि क्या भारत इस्लामिक राष्ट्रों के सामने झुक गया, भारत ने घुटने टेक दिए, या ये प्रोपोगेंडा विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि भारत सरकार को बदनाम किया जा सके। आज इसी को लेकर हम आखिर क्योंकि बहस की शुरुआत करना चाहेंगे, तो हमारे साथ पैनलिस्टों की एक अच्छी टीम जुड़ चुकी है। हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़ चुके हैं, हेमंत पांडे जी जुड़ चुके हैं, उपेंद्र दोषी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद उपाध्याय जी, और हमारे साथ और कई पार्टियों से लोग जुड़ेंगे। जैसे जैसे हमारे पैनलिस्ट जुड़ते जाएंगे हम उनका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम रामकुमार पाल जी से डिबेट की शुरुआत करना चाहेंगे। रामकुमार पाल जी, कल कांग्रेस के प्रवक्ता भरत प्रजापति जी कह रहे थे कतर में उपराष्ट्रपति का डिनर कैंसिल हो गया, वेंकैया नायडू जी का, भारत का एक तरह से बहिष्कार शुरू हो गया अरब राष्ट्रों में, पर आपने इन बातों का खंडन किया था। लेकिन आपको पहले हम मुख्यमंत्री उद्धव होय राजकारणात वेगळं राजकीय मतभेद असतील, मतभिन्नता असतील, नव्हे ते आहे, पण शेवटी माझ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावला जातो आणि हे आम्ही नुसतं बघत बसायचं। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केलाय तो भाजपाच्या तीनपाट प्रवक्त्यांनी केलेला आहे। भाजपचा प्रवक्ता म्हणजे देशाचा प्रवक्ता होऊ शकत नाही, भाजपची भूमिका ही देशाची भूमिका होऊ शकत नाही। तुम्ही तुमच्या भूमिकेने जा पुढे, जनता पसरलेली इकडे, जनतेवरती न्याय निवडा सोपवा, तुम्हाला काय निवडायचं ते निवडा। आणि आज मी तुम्हाला जाहीररित्या विचारतोय की ते ज्या भाजपच्या टीनपाट, होय मी मुद्दामून शब्द वापरतो, टीनपाट प्रवक्त्यामुळे आपल्या देशावरती नामुष्की उडवलेली आहे, हे तुम्हाला मान्य आहे का? हे तुम्हाला मान्य आहे? आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा फोटो कचरा कुंडीवरती लावण्यात आला या एका व्यक्तीमुळे, हे तुम्हाला पटतंय? या अशा पद्धतीने तुम्ही जाणार असाल आणि तुमच्या मागे आम्ही फरफटत यावं, ही तुमची जर का भूमिका असेल तर सोडून द्या, हे कदापि होणे शक्य नाहीये। जी रामकुमार पाल जी, हेमंत पांडे जी, उपेंद्र दोषी जी, आपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान का एक हिस्सा सुना जिसमें वो बोल रहे गुड़गियावर आला भारत। गुड़गे मतलब तो घुटने ही होते मराठी में, हिंदी में उसका अनुवाद करे गुड़गों का मतलब। तो क्या रामकुमार पाल जी वाकई में घुटने पर आ गया इस्लामिक देशों के सामने भारत, या ये एक प्रोपोगेंडा है? हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बात सही की, एक व्यक्ति का बयान है, उसके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन एक व्यक्ति के बयान को लेकर भारत जैसा विशाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र इन इस्लामिक देशों के सामने माफी क्यों मांगेगा? और आज हम आपको बता देते हैं भारत पर ये इस्लामिक राष्ट्र कितने निर्भर करते हैं। ये हमें धमकी दे रहे हैं, ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि अगर वो भारत यह काम कर रहे हैं जो अरब देशों में, उनसे निराशा हो जाए, नाराजगी हो जाए अरब देशों की, तो माहौल बिगड़ सकता है, या मतलब हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आज हम आपको यह भी बता दें कि भारत पर यह अरब देश कितना निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले हम सऊदी अरब की थोड़ी सी बात बता देते। तो सऊदी अरब में 745 भारतीय कंपनियां हैं, याद रखिए, 15,000 करोड़ का निवेश भारत ने कर रखा है सऊदी अरब में। ये कंपनियां जो 745 भारतीय कंपनियां हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में काम कर रही है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, हर साल 2 लाख भारतीय हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। तो कितना निर्भर करता है भारत पर सऊदी अरब? तो भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। सबसे पहले तो यह बात निकाल दीजिए मन से, दिमाग से, कि भारत झुक जाएगा घुटनों पर किसी भी राष्ट्र के सामने, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो या कोई भी राष्ट्र हो। भारत झुकने वाला देश नहीं है, और भारत चाहे किसी की सरकार हो, ना भारत कब पहले झुका था, ना अब झुकेगा, ना आगे झुकेगा, ये तो हम क्लियर कर देते। अब यूएई की बात करते, तो यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। यूएई में 85 बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है भारत ने। इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे सब प्रोडक्ट्स भारतीय बनाते हैं यूएई में। अब आ जाइए और एक मुल्क की बात बताते हैं, बहरीन। तो बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीयों ने $2 बिलियन का निवेश कर रखा है बहरीन में, और 3000 छोटी बड़ी कंपनियां हैं बहरीन में। भारतीय बैंकों की 23 ब्रांच है बहरीन में। $2 बिलियन का निवेश है वहां पर, अलग अलग सेक्टर्स में वहां भी भारतीय काम करते हैं।
तो देखिए भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। इन अरब देशों को हम हमारी भी ताकत बता सकते हैं। अगर ये हम सब वापस ले ले तो ये अरब देश भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो भारत को कोई कमजोर राष्ट्र समझकर भारत किसी के सामने झुक जाएगा, ये बिल्कुल साबित नहीं होता। और एक बात बता देता हूं, अब ओमान की बात कर लेते हैं। तो ओमान में 4100 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं। 7.5 लाख बिलियन डॉलर का निवेश भारत ने कर रखा है ओमान में। कुवैत की बात कर लेते, 10 लाख भारतीय है कुवैत में, 28,000 सरकारी नौकरियों में है भारतीय, और 5.5 लाख डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में है। तो भारत पे भी बहुत बड़े पैमाने पर ये अरब देश निर्भर करते हैं। अगर भारत भी अपना ये सब कुछ वापस ले ले तो कहां जाएंगे सब, और इतने आनंद फानंद में कितने डॉक्टर नर्स कहां से लाएंगे। भारतीय तो अपने काम में होशियार है, उन्हें अमेरिका बड़े बड़े देश रखने चाहते हैं। नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियंस है, इंजीनियर्स इंडियंस है। तो भारतीयों को तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। भारतीयों को ऐसा जरूरी नहीं है कि इन अरब देशों में काम मिलेगा तो ये कर पाएंगे। उनके पास कला है, टैलेंट है, कहीं भी काम मिल जाएगा। तो भारत भी अगर अपना सब कुछ वापस ले ले तो ये अरब देश को भी नुकसान होगा। तो क्या पेट्रोल डीजल में मटन बना के खाएंगे ये अरब देश वाले? इनके पास तो सिर्फ पेट्रोल डीजल का धन है, बाकी तो कुछ है नहीं साहब। तो ऐसा कमजोर राष्ट्र भारत को कोई ना समझे। एक व्यक्ति की गलती हुई है और उसको कानून के तहत सजा मिलेगी। कानून है हमारे देश में, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, कानून है, संविधान है हमारे देश में। ये जो भाषा वापरी जा रही है इस्लामिक कानून के तहत, जबान निकाल दो, ये कर दो, ये बहुत गलत भाषा है। कल एक मौलाना ने भी इतना गंदा बयान दिया, और आज हमको आपको बताते हुए खुशी हो रही है। इलियास जो एक मौलाना है हैदराबाद के, राम कुमार पाल जी, हेमंत पांडे जी, सुन लीजिए, हमारे अंसार भाई ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में इलियास सफरुद्दीन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। यह सुन लीजिए, एक भारतीय मुसलमान होने का सही परिचय दिया है। अगर आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, चाहे वो मौलाना ही क्यों ना हो, वो इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं खुद को, हम वो पत्र भी हमारे टेक्निकल टीम से चलाने का अनुरोध करेंगे। जो अंसार बेग जी ने पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है इलियास सफरुद्दीन के सामने, वो पत्र हम आगे चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले राम कुमार पाल जी आपसे ही शुरू करना चाहेंगे इस डिबेट की शुरुआत। क्या भारत झुक गया वाकई में साहब, या ये प्रोपोगंडा है? मैंने बताया भारतीय ऊपर कितना निर्भर करते हैं ये अरब देश साहब। हाँ भाई, आपने बताया, नमस्कार, पैनल को नमस्कार करता हूं मैं। और आपने बताया तो कुछ आपने छोड़ दिया, मैं पूरा करना चाहता हूं। कतर में 6000 कंपनियां भी हैं, और ओमान में कंपनियां हमारी हैं, और कुवैत में शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। वो इतना हिंदू मुसलमान नहीं है कुवैत में, 35% शिया से लड़ रहे हैं लोग। और कल भरत राजपूत ने एक बयान दिया था कि उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल या उनका डिनर कैंसिल हो गया। ये सरासर झूठ बोला उन्होंने, आपके इस चैनल पे झूठ बोला उन्होंने। मैंने टाइम्स नाउ नाविका कुमार जी की डिबेट में देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने प्रोटोकॉल थे वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ हुआ। लेकिन एक टूल किट चला रहे हैं, टूल किट की तरह देश को बदनाम करना चाहते हैं, देश को समस्या में लाना चाहते हैं। ये जी अंसार बेग जी का पत्र देख लीजिए अंसार भाई, इसमें मोहर लगी हुई है बांद्रा पुलिस स्टेशन की। ये कंप्लेंट करा के आए उस मौलाना के खिलाफ, जिस मौलाना ने गंदी भाषा में कल हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था एक जी न्यूज की डिबेट शो में। उसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी, क्या हिंदू प्राइवेट पार्ट्स, लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं, इस तरह का बयान मौलाना ने दिया था। लेकिन एक भारतीय मुसलमान है अंसार भाई, उन्हें इस बात की ठेस लगी, हालांकि कोई गया नहीं, लेकिन अंसार भाई ने कंप्लेंट लिखाई है। तो ये असली गंगा जमुनी तहजीब है। राम भाई आप अपनी बात कंप्लीट करिए साहब, पत्र था, फिर अंसार भाई के बातों पर बोलिए। नहीं, अंसार भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमने नहीं किया वो अंसार भाई ने किया। ये वाकई भारतीय हिंदुस्तानी मुसलमान का फर्ज अदा किया है, भारतीय मुसलमान का 100% फर्ज अदा किया है। कि हम लोगों के लिए एक लेसन है, हम लोगों के लिए एक सबक है। ये इस तरह से अगर हम लोग जो विरोधी पार्टियां हैं
जो बी टीम के जान छुड़ाना चाहती, वो भी इस तरह करे तो शाबाशी देने लायक है। पार्टियां सर यहाँ पे वोट की राजनीति हम तुम कर लेंगे, वोट तुम्हारा, सरकार तुम्हारी या हमारी, लेकिन देश तो सबका। राष्ट्र हित की बात के लिए मैं हमेशा डिबेट भी लोग बोलते हैं तो भी सुनता हूँ, देश प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र है तो पार्टियां है, और जो प्रोटोकॉल की का एक भी तरह से कोई कैंसल नहीं हुआ है। लेकिन बात है झुकने की, तो झुकने का ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत दुनिया के सभी देशों से जो टक्कर लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से हमें फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है कि जो है हिंदू मुस्लिम ये छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उसका जिक्र करके हम इंटरनेशनल लेवल पे कमजोर होंगे, तो हमको उसमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये जो वाकई हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह से जो पैगंबर के बारे में जो अनाप शनाप बोला है उसका ठीक है, बीजेपी ने खंडन किया, सभी लोगों ने खंडन किया कि धर्म के प्रति इस तरह से गंदी बात। हेमंत पांडे जी, हम नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक मौलाना थे, उन्होंने भी एक नेशनल डिबेट चैनल में बोला कि हिंदू प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हैं, भगवान की योनि और लिंग की, और उसके खिलाफ अंसार भाई ने कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन जाकर। नहीं, आपने वो पत्र दिखाया अंसार भाई का, मैं अंसार भाई के उस कदमों की तारीफ करता हूँ। वाकई कोई भी हो, कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, कोई भी देश में रहता हो, इस तरह की गंदी राजनीति और नफरत फैलाने वाले बयान और इस तरह के नहीं देने चाहिए। अगर वो मौलाना ने भी दिया हो हिंदू देवी देवताओं के लिए, तो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा की मैं बात, नुपुर शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी देश में सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अच्छे प्रधानमंत्री हो, देश को उस ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। अगर एक प्रवक्ता बीजेपी का इस तरह से भाषा करे तो पार्टी का स्तर गिरता है, देश का स्तर गिरता है। इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। हमारे उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है कि बीजेपी का एजेंडा देश का एजेंडा नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता हो सकती है, क्योंकि ये उनका अपना लुट के अपने विचार है। तो भारत गुड़गियावर आला, इसको क्या कहेंगे साहब? की वजह से नहीं, हेमंत पांडे जी, गुड़गियावर आला हिंदुस्तान, इसको क्या कहेंगे? आपला देश गुडघ्यावर आला म्हणजे एका व्यक्तीमुळे जर देश झुकत असेल तर आम्ही काय या गोष्टी करायच्या? झुकत असेल नाही साहेब, झुकले, गुडघ्यावर आला असं बोलले। हाँ, गुड़गियावर आला, देश गुड़गियावर आला, और इसका मतलब क्या हुआ? आपके बयानबाजी से देश की किरकिरी हो रही है, देश का स्तर उस लेवल पे जा रहा है कि आपके प्रवक्ता अनाप है। इसके लिए पूरा देश क्यों मांगेगा? पूरा देश क्यों किसी के कहने का मतलब एक व्यक्ति की वजह से, और व्यक्ति को बीजेपी से ताल्लुकात रखती है, बीजेपी के प्रवक्ता है, तो उन्होंने देखना चाहिए। उन्होंने इस तरह से इतनी गंदी भाषा बोली है ताकि दुनिया में देश का नाम खराब हो रहा है, देश के नाम के ऊपर चर्चा चल रही है, तो देश हमारा आगे बढ़ रहा है और आप लोग इस तरह से भाषा करोगे तो कैसा चलेगा? और मैं तो कहता हूं, देखिए राजेश जी, ये बीजेपी का एक छुपा हुआ एजेंडा है। ये क्या होता है कि आप इस तरह से देश में नफरत की राजनीति करते हो, अनाप शनाप बोल के, और उनको अपने भरोसे छोड़ देते हो, और जब उनके ऊपर विपदा आती है उस व्यक्ति को, तो उनको फिर राम भरोसे छोड़ देते हो। वो कहीं का भी नहीं छोड़ता। ये तो बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा लग रहा है मुझे तो। जी, जवाब ले लेते। राम भाई अपनी बात कंप्लीट करिए। राम कुमार पाल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी साहब, आप बोल रहे थे, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे साहब? गुड़गियावर आला देश, यही तो दुर्भाग्य है, टूल किट है ये। कैसे गुड़गियावर आ गया? बताओ ना, साबित करो ना। कहा वेंकैया नायडू का प्रोटोकॉल कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। जो कह रहे थे कि प्रोटोकॉल कैंसिल होगा, इनका डिनर कैंसिल हो गया कतर में, बिल्कुल नहीं हुआ। और भारत ने हर प्रदेश को जवाब दिया। वहां पर छोटी मानसिकता उनको बताई, किसी ने रिप्लाई दिया? नहीं दिया। अगर भारत ने आप बंद कर दिया तो क्या पेट्रोल में सान के मटन खाएंगे? वो अनाज, चावल, गेहूं, सब्जी, फल तक की उसमें यही भारत से जाता है, टनों जाता है करोड़ में, तो क्या पेट्रोल में सान के खाएंगे? ये छोटी मानसिकता इसीलिए कह गई कि आप, हमारा दिल बड़ा है। और कोविड में भी इन लोग एक छोटी सी गोली नहीं दे पाए, 11 मेट्रिक टन दिया था।
भारत ने पैरासीटामोल, ज्यादा बड़ी गोली नहीं है, ये पूरे सऊदी कंट्री को दिया था। ये सब देखना चाहिए। भारत ने जिस दिन आंख बंद कर दिया उस दिन बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हर पार्टी को विरोध करने का अधिकार है। वो भाजपा का विरोध करे, हम कांग्रेस का करें, शिवसेना करे, लेकिन देश का विरोध नहीं करे। राष्ट्र है तो ये आपकी पार्टियां हैं, आपका मुख्यमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री है। ये पार्टियां जब है जब राष्ट्र है। राष्ट्र कहां जा रहा है, राष्ट्र के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये आप देखिए, ये सोचिए आपके साथ क्या हो रहा है, वो मंथन करिए। वो मिला 5 साल प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हमारे 10 साल प्रधानमंत्री हो जाएंगे, वो 5 साल मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बाद में क्या, जनता का देश है, जनता ने जागरूक होना चाहिए और जनता ने ध्यान देना चाहिए हर बात पर। तो भारत झुकेगा नहीं साहब, मतलब रामकुमार पाल जी, ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है सिर्फ विपक्ष के द्वारा। 5 साल पहले 5 लाख का टर्नओवर था, आज 12 लाख का टर्नओवर हुआ। अगर भारत की विदेश नीति खराब है तो 12 लाख करोड़ का टर्नओवर कैसे हुआ, वो बताए ना। 5 लाख की जगह 4 लाख होना चाहिए, 12 लाख नहीं होना चाहिए ना। 12 लाख का टर्नओवर हो चुका है विदेशी व्यापार का। तो ये सब, और भारत पहली बार सैनिक सामग्री एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले तो सारा इंपोर्ट था। और रोड सड़क कितनी, 1,71,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। अभी 105 घंटे के अंदर 74 किलोमीटर का सड़क बनाकर गिनीज बुक में नितिन गडकरी ने नाम लिखवाया है जी। ये होता है विकास का। 105 घंटे में 75 किलोमीटर ये गिनीज बुक के रिकॉर्ड में नाम लिखाया है और टाइम डेट के साथ में है। तो इसको बोलते हैं काम। पर इन लोगों को विकास में नहीं दिखता है, 6,000 जाने दो। पर राष्ट्र तो देखो साहब, राष्ट्र। अपील करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, भाजपा को गालियां दे के अपना आत्मा शांति कर लो, लेकिन राष्ट्र संभालो। राष्ट्र रहेगा तो आपकी पार्टियां, मेरी पार्टियां, कल और कोई प्रधानमंत्री आएगा जब राष्ट्र रहेगा। राष्ट्र के खिलाफ मत बोलो। तो हम इन अरब देशों पर निर्भर नहीं करते रामकुमार पाल जी, लायक नहीं है। नहीं, अरब देशों पर निर्भर नहीं करता भारत रामकुमार पाल जी, थोड़ा भी। सारे अरब कंट्रियां भारत पर निर्भर करती हैं। लाखों टन, 6,000 कंपनियां कतर में हैं, ओमान में 4,000 कंपनियां हैं, यूएई में 745 कंपनियां हैं, और सऊदी अरब में 17 लाख की आबादी में 3.5 लाख भारतीय हैं। कहां से हम उनके ऊपर निर्भर करते कि वो हम करते थे? आत्ममंथन कीजिए, जानकारी लीजिए और फिर आप आरोप लगाइए। तो कल भरत प्रजापति जी बोल रहे थे रामकुमार पाल जी, वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है उनका प्रोटोकॉल सब भंग हो गया इस बयान के वजह से, उन्हें डिनर में इनविटेशन नहीं मिला, ऐसा बयान दिया जा रहा था कल भरत जी के द्वारा। साफ साफ झूठ बोला है। कोई प्रोटोकॉल, कोई डिनर रद्द नहीं हुआ है। उनके तो माफी मांगनी चाहिए उनको। कोई डिनर रद्द नहीं हुआ। या तो साबित करे कि कतर में वेंकैया नायडू का डिनर प्रशोषण रद्द हुआ या उनके को मान सम्मान में कोई कमी हुई, साबित करिए। नैरेटिव खोटा टूल किट मत चलाइए, ऐसी गंदी टूल किट देश के खिलाफ बातें जा रही है। और देश ने जवाब दिया है, हर कंट्री, सऊदी कंट्री को जवाब दिया, अलग अलग लेटर दिया है, कॉमन लेटर नहीं दिया है। ये जानकारी रखिए और देश को बदनाम मत करिए, देश को अपाहिज मत करिए। देश चल पड़ा है, आगे आपको समझो आएंगे तो आपको चलाना पड़े, जो आएगा वो चलाएगा। आप देश आज्ञा दीजिए, रोट मांगनी है, लेकिन देश को बदनाम मत करिए। जी, हमारे साथ उपेंद्र जोशी जी भी जुड़े हुए हैं और अंसार बेग जी भी है। उपेंद्र भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो साहब, क्या देश झुक गया इस्लामिक राष्ट्रों के सामने? एक व्यक्ति के बयान के कारण ये देश झुक सकता है? एक व्यक्ति से गलती हुई है, पार्टी ने कार्रवाई की, अब आगे कानून कार्रवाई करेगा साहब, लेकिन विपक्ष को लगता है कि देश झुक गया है। मुख्यमंत्री साहब को लग रहा है कि देश घुटने पर आ गया है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी क्लियर साहब, बोलिए। सबसे पहले तो मैं अरब कंट्री में जो कचरे की गाड़ी पे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पंत प्रधान है उनका फोटो लगाया, वो मैं अरब कंट्री का निषेध करता हूं, क्योंकि ये खाली नरेंद्र मोदी जी की बदनामी नहीं है, ये पूरे भारत की 130 करोड़ जनता की और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बदनामी है। तो मैं तो बोलता हूं कि एक आवाज से सभी पैनलिस्ट ने उसका निषेध।
हमारे भारतवर्ष में आपस में जो भी कुछ हो है वो हमारे घर में हम हमारा प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, लेकिन अगर भारत के बाहर का व्यक्ति भारत के सामने या नरेंद्र या भारतीय व्यक्ति के सामने जवाब देना बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा मैं ये बोलता हूं कि नुपुर शर्मा एक ही व्यक्ति के वजह से ये नहीं हुआ है। कोई भी एक दना में भारतीय जनता पार्टी के 36 प्रवक्ता पूरे एक साल से इसके पीछे लगे हुए हैं और एक धर्म से दूसरा धर्म फैलाने का काम ये 36 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र भाई, ये मौलानाओं ने भी आए दिन हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है साहब। मुझे बोलना दो, मैं ये भी बात साथ में ले रहा हूं। आप बोलिए साहब, आपसे ही बात कर रहा हूं और किसी को मौका नहीं दूंगा, आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक। भारतीय जनता पार्टी के 36 भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के मार्गदर्शन से देखो जी, नेटवर्क की दुविधा हो रही है उपेंद्र भाई की, जरा टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे नेटवर्क की समस्या दूर करें। जी, उपेंद्र भाई के जैसे ही नेटवर्क आता है हम फिर से उन्हें जोड़ेंगे। हम अंसार भाई के पास आते हैं। अंसार भाई, आपने कल लाइव डिबेट पे बोला था मैं डिबेट के बाद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, और आप अपने शब्दों पर रहे और आप पुलिस स्टेशन में गए। बकायदा आपने इलियास सफरुद्दीन जो मौलाना है, जिन्होंने विवादित बयान दिया हिंदू देवी देवताओं के लिए एक नेशनल न्यूज चैनल के डिबेट शो में, उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट लिखाई और आप सबके लिए बधाई के पात्र रहे। आज सभी लोगों ने आपको बधाई दी साहब। लेकिन एक बात बताइए अंसार भाई, एक व्यक्ति के गलती के लिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो कचरे के डब्बे के गाड़ी पर लगाना, पूरा राष्ट्र माफी मांगने की मांग करवाना, भारत क्यों माफी मांगेगा साहब? हमारे देश में कानून कायदा है। मौलाना ने जो बयान दिया, हम तो ये भी कहते हैं कि मौलाना के खिलाफ इस तरह की भाषा ना हो, कोई उन्हें गला काटने की बात करे, कोई जबान निकालने की बात करे। कानून कायदा है साहब, कानून कायदा काम करेगा अंसार भाई, इस देश में कानून कायदा काम करेगा, ना कि इस तरह की ये बातें चलेगी साहब। लेकिन एक राष्ट्र क्यों माफी मांगेगा और विपक्ष को क्यों लगता है कि भारत घुटनों पर आ गया अंसार भाई? और भारत ने तो जवाब भी दिया कि आपकी मानसिकता छोटी है और आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अंसार भाई, आपकी आवाज वहां से बोलिए साहब, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार साहब। नहीं, ये तो विपक्ष फैला रहा है ना। देखिए, एक चीज है कि जो कुछ कचरा कुंडी पर जो फोटो लगाया था, मैं उसकी भी बहुत निंदा करता हूँ, लेकिन किसी अरब देश ने ये कह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा है। सिर्फ एक हमारे नबी के बारे में बोला है, तो सारे मुसलमानों ने इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने गलत बोला था, पार्टी ने कार्रवाई करी, तो ये कहा है, विपक्षी तो कह रहा है। कौन से देश का लिखित में बयान आया कि माफी मांगी? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। तो विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। कहीं लिखित में कोई बयान है किसी भी देश का कि आप लिखित में माफी मांगिए? दिया है किसी ने? या किसी नेता का बयान आया है ऐसा? गुमराह किया जा रहा है अंसार भाई, आपका कहना है विपक्ष द्वारा। बिल्कुल, देखिए, गलत जो है ना, वो फैलाना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। किसी भी विदेश ने, जितने भी है, सबने विरोध किया है, करना भी चाहिए। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया था। मैं कहूंगा हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर आदमी किसी भी मजहब के बारे में आप सब क्यों बोले, इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, गलत बातें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हमको जो है मजहब अपनी जगह है, अपने स्तर से आदमी मानता है, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, तो हमारा विषय है। इसके बारे में गलत क्यों बोले? किसने हक दिया हमको बोलने का? तो कानून भी बनना चाहिए, कोई किसी के बारे में बिल्कुल नहीं बोले, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, इन बातों पे हमको नहीं रहना है, और अब सब बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। सही बात ये है, लेकिन ये जो बोलेंगे, मैं इस बात का बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि दुनिया में किसी देश ने ये कहा कि आप माफी मांगिए। भारत से नहीं कहा, झूठ मत फैलाइए। है तो कोई वीडियो दिखाइए, किसी का बयान दिखाइए, किसी का लिखित में कोई लेटर वो बताइए। आपकी सरकार को कमजोर साबित करने की कोशिश हो रही है अंसार भाई विपक्ष द्वारा। क्या आपके नेतृत्व में भारत कमजोर राष्ट्र बन गया है?
हिंदुस्तान में हमारे हर मुल्क से अच्छे संबंध है। पूरी दुनिया के अंदर हर, खासतौर से मुस्लिम कंट्रियों से बहुत अच्छे संबंध है। ये कुछ भी बोले अलग बात है। लोगों ने हाँ एक उन्होंने जो नबी के बारे में बोला था तो सारी नबियों ने आवाज उठाई थी। आवाज उठाना सबका हक है, नहीं बोलना चाहिए। हमारे सबसे अच्छे संबंध है और आज से ही नहीं है, जब से ये देश है हर पर कोई भी रहा है सबसे अच्छे संबंध रहे। क्या कुवैत से नहीं है, क्या ईरान से नहीं है, क्या नहीं है, क्या सऊदी अरब से नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला था अरब से। संबंध हमारे कहाँ खराब है, बहुत अच्छे। ये आपने पत्र लिखकर अंसार भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अच्छी मिसाल पेश करने की कोशिश की है साहब। देखिए, मेरा फिर मानना है, कोई मौलाना हो चाहे कोई पंडित हो या कोई महात्मा हो, कभी किसी के मजहब के बारे में गलत भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। मैं तो घोर निंदा करता हूँ ऐसी चीजों की। और जो भी है, मैं तो कहूंगा सब लोगों को उसके खिलाफ FIR लगानी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। तो ये पत्र साहब, क्या पुलिस ने आपको आश्वासन दिया, थोड़ा जानकारी देंगे दर्शकों को? बिल्कुल, मुझे बोला गया है कि FIR होगी। हम पूरी जामे, मैं बात चाहते उसकी सीडी निकाल के देके आया हूँ। इतनी 30 सेकंड का उनका जो बयान है, मेरी ACP साहब से भी बात हुई, सीनियर साहब से भी बात बैठ के हुई है जी, जो हमारे बांद्रा के। जी अंसार भाई हमारे साथ उपेंद्र भाई वापिस जुड़ चुके हैं। उपेंद्र भाई से हम चर्चा करेंगे आगे की। जी, जैसे ही जुड़ेंगे उपेंद्र भाई, हम उनसे आगे की चर्चा करेंगे। हम राम कुमार पाल जी के पास आते। आ गए उपेंद्र भाई, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र भाई, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए साहब। उपेंद्र भाई, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैंने जो शुरुआत में बोला कि हम अरब कंट्री का निषेध करते हैं और भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता निषेध करती है। हमारे पंत प्रधान का हमारे देश को बेइज्जती किया है, कचरे की गाड़ी पे फोटो लगा। लेकिन जो 36 प्रवक्ता भाजपा के पूरे 1 साल से लगे हुए हैं और उसके साथ गोदी मीडिया लगी हुई है मुसलमानों के खिलाफ, खास करके नफरत फैलाने के लिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, और महंगाई, रोजगारी, अनाज का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, ये सब चीज से लोगों का ध्यान के लिए जो हिंदू मुस्लिम करके रखा है, अभी ये मामला हिंदुस्तान के बाहर पहुंच रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी आंख खोलना जरूरी है। वो कुंभकर्ण की नींद में वो आंख बंद करके खाली मुस्लिमों के पीछे लगे हुए। उपेंद्र भाई, अंसार बेग जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपको मौका दूंगा उपेंद्र भाई पूरा। अंसार बेग जी कुछ बोलना चाहते हैं, 30 सेकंड बोलिए अंसार भाई। उपेंद्र भाई, आप ये बताइए, आपकी मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है, तो कहाँ आपके लोगों ने कुछ विरोध किया? मुसलमान में नबी के बारे में निकला, कितने आत्मनिर्भर आए हैं? कोई आया आपका? किसी आदमी ने बोला है कि गलत बोला है? कहाँ बोला है? आप खाली मुसलमानों के वोट लेते हो, उनके हक की बात नहीं करते हो। जी, जवाब ले लेते हैं। उपेंद्र भाई को बोलने दीजिए, अंसार भाई उनका मौका है। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता सुरजेवाल जी ने सबसे पहला अगर निषेध किया तो देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। आप टीवी देखते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है अंसार बेग जी, आप यूट्यूब देखते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जगह पे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, ये जो बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जब मुसलमानों के खिलाफ बात की है तभी आवाज उठाया। और ये जो मौलाना साहब लोग हैं सब को उकसाने का काम किया है। अभी हिंदू के साथ मौलाना भी हमारे देश के मैदान में उतरे, ओवैसी भी मैदान में उतरे। आज ओवैसी पे भी FIR हो गए, बहुत लोगों पर आज FIR दर्ज हुई है। राम कुमार पाल जी, आप कहते थे ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आप भड़काऊ भाषण को लेकर FIR दर्ज हुई है ओवैसी के खिलाफ। बोलिए उपेंद्र भाई। मुझे पूरा बोलने। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के प्रवक्ता अभी एक दूसरे के खिलाफ उतर चुके हैं। पहले खाली
हिंदू बोलते थे मुसलमान के खिलाफ, अभी मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान के खिलाफ रास्ते पे उतरना शुरू हो गया है। मुसलमान हिंदू के खिलाफ रास्ते पे उतरना शुरू हो गया है। तो मैं मानता हूं कि देश में जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश केरोसिन छिटकाने का काम शुरू किया है, पूरा देश बारूद पे खड़ा है, कभी चिंगारी लग जाएगी और जब भी चिंगारी लग जाएगी तभी पूरे देश में आग लगेगी और आग लगेगी तभी जो हवा चलेगी वो कौन सा हिंदू का घर है कौन सा मुस्लिम का घर है वो देखने वाला नहीं है। आज अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है की जिम्मेदारी है पहले देश में अमन शांति, हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना, हिंदू मुस्लिम को गले लगाने की भावना शुरू करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को विनती करता हूं कि आज देश इससे मोड़ पे कि देश को संभालना बहुत जरूरी है। जी अंसार भाई जवाब देना चाहते हैं। उपेंद्र भाई आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन अंसार भाई को जवाब देना चाहते हैं। भारतीय मुसलमान है। मुझे नहीं, हाँ मैं उपेंद्र भाई आपको पूरा मौका दूंगा साहब। मैंने सिर्फ बोला 30 सेकंड के लिए रोका, फिर मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आप जवाब थोड़ा सा ले लीजिए, फिर बोलने का मौका दूंगा साहब। एक 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। बोलिए साहब, बोलिए। और 30 सेकंड मेरा नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि आप जैसे दलितों के पांव धोए थे, दलितों के घर में खाना खाने गए थे, ऐसा आप मुसलमानों के घर में खाना खाने को जाइए और मुसलमान हिंदू के घर में खाना खाने को जाए और हिंदू मुसलमान के घर में खाना खाने को जाए और एक दूसरे के गले पे लगे तो देश की प्रगति और उन्नति होएगी। नहीं तो देश बहुत बड़ी आग में लपेटने वाला है। ऐसा ये जो राहुल जी का जो बयान है वो राहुल जी का बयान सही है और ये बयान सही नहीं होना चाहिए। इसके लिए देश में अमन शांति और भाईचारा की भावना जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक करके ये सब मैं बोल रहा हूं, एक कांग्रेसी करके नहीं बोल रहा हूं कि मेरे दिल में इतना दुख है कि हम हिंदू मुसलमान इतने साल से भाईचारा की भावना से रहते थे। ये जो भड़काने का काम बीजेपी ने शुरू किया है और अभी मुसलमान भी भड़क गए हैं। मैं दोनों को विनती करता हूं कि अमन और शांति लाइए। मुझे अंसार भाई जवाब दीजिए। अंसार भाई जवाब दीजिए। आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं देश में। देखिए इनसे बेहतर कौन जानता है इनकी। लेकिन आजाद भारत का सबसे बड़ा दंगा तो कांग्रेस के राज में हुआ था। 7,500 सिखों की हत्या हुई थी साहब 1984 का। देखिए जब से देश आजाद हुआ है आज तक समझिए 8 साल और 5 साल 13 साल कम कर दीजिए, उसके बाद आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जितने दंगे हुए हैं उसमें जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। हजारों लाख मतलब 5,000 से ज्यादा दंगे हुए हैं जो इनकी सरकार में हुए हैं। ये नहीं मानेंगे इस बात को। तो आपने ही कराई है ना, आपने ही कराई हिंदू मुस्लिम। हम खत्म कर रहे हैं इसको, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मस्जिद का दरवाजा किसने खुलवाया था, ताला किसने खुलवाया था? आपकी देन है वो। शुरुआत आपने करी थी 84 में, कांग्रेस की सरकार थी। आग आपने लगाई हुई देश में। नहीं अंसार भाई, कांग्रेस पार्टी 1992 के मुंबई दंगे के लिए शिवसेना को जिम्मेदार मानती थी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन पे भी है साहब। देखिए राजनीतिक विषय से उठ किस तरफ बैठता है, राजनीति के आंकड़े होते कोई किसके जा सकता है। इस विषय पे मैं बात नहीं करूंगा। ये सियासत है, सियासत में सब जायज जी को तो सियासत कहते हैं। हर आदमी अपना आंकड़ा लाके फिट कर देता है ये चाहिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं, मैं इस बात से कह रहा हूँ आपकी सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, आपकी सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमान पिछड़ा गया है, आपकी सरकार में लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, अल्पसंख्यकों को खासतौर से। बता दीजिए आप, आज पढ़ लिख रहा है, आज उसको उसका हक मिल रहा है, ये नहीं कहेंगे आप? जी उपेंद्र भाई जवाब दीजिए कितने दंगे आपके राज में हुए साहब? देश का सबसे बड़ा दंगा सिख राइट्स 1984, देश में इमरजेंसी आप लोगों ने लगाई। आप आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन वाकई में तो आप लोगों ने आपातकाल लगाया इस देश में।
लोकतंत्र और संविधान आप लोगों ने खत्म किया कुछ समय के लिए। उपेंद्र भाई जवाब दीजिए। मेरा अंसार भाई को विनंती, एक अच्छा व्यक्ति है, आप गलत पार्टी में है। दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि आज वर्तमान में देश जो बारूद पे खड़ा है, तो आज क्या करना चाहिए देश को वो सोचना जरूरी है। भविष्य रणनीति होनी चाहिए देश की, वो सोचना जरूरी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, और खास करके हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कैसा बयान करते हैं कि हमने कश्मीर के पंडितों के सुरक्षा दे दी है। अरे भाई, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कश्मीर के पंडितों भी हमारे हिंदू है, मुसलमान भी हमारे भाई है। कश्मीर के पंडितों को भी इतनी सुरक्षा देने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने घर से भगाया। उसके पहले बंदोबस्त देना चाहा कि एक कश्मीरी पंडित अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब ये 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायनवाद हुआ कश्मीर से, तभी वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से थी। और आज इस बात का राम भाई आपको जवाब देंगे साहब। उपेंद्र भाई आप अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं, उनके पास जवाब है इस बात का। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रहा है। टोटली भारतीय जनता पार्टी हिंदू का रक्षण करने में, मुसलमानों का रक्षण करने में टोटल फेल हो गई है। महंगाई में फेल हो गई है, रोजगारी में फेल हो गई। अभी तो मैं राष्ट्रपति जी को विनती करूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक मिनट के लिए भी सत्ता पे नहीं रहना चाहिए। इसको जी अंसार भाई जवाब दीजिए। आपकी सरकार एक मिनट भी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने चुनाव देना चाहिए बर्खास्त करके। अंसार भाई की आवाज करिए, टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे। आपकी सरकार में सारा जुल्म हुआ था पंडितों पर, हमने हटाया, हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप चलिए ना साथ में, कितने बड़े हिंदुओं के हमदर्द हो जाइए, बताइए। हमने हटाया भी, हमने बताने की पूरी कोशिश चालू है, सारी चीज बंदोबस्त कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सरकार में प्रधानमंत्री होते हुए आपकी सरकार थी, आपका मुख्यमंत्री था समर्थन से, उसके बाद पंडितों पर ही जुल्म हुआ था। आपको कहने का हक ही नहीं है, आपको बिल्कुल हक नहीं है बोलने का। आप आदमी अच्छे, गलत पार्टी में अंसार भाई। मेरा निमंत्रण है उनको, आप उस पार्टी को छोड़ दीजिए, यहाँ जाइए भाजपा में, मैं स्वागत करवाऊंगा आपका। जी हम जवाब ले लेते। राम भाई, केरोसिन छिड़क रहे आप लोग, कभी भी आग लग जाएगी और आग की लपटें देखेगी नहीं। हिंदू का घर है, मुसलमान का घर है, भारत बारूद के ढेर पर बैठा है और यह ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट हो सकता है। और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि देश में फौरन चुनाव कराए, क्योंकि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। उपेंद्र भाई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कह गए आप लोगों के लिए साहब। हाँ, उपेंद्र भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। और उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी का, पहले तो कह रहे हैं मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, फिर राहुल गांधी की सारी बात करके मैं राष्ट्र के फेवर में आ गए और केरोसिन छिड़क के गए। केरोसिन 15 मिनट में हवा में उड़ जाता है। उससे अच्छी बात तो उपेंद्र भाई कह के गए बारूद। तो और वही राहुल गांधी कहते हैं कि भारत वर्ष रहने लायक नहीं है, उसी मंच से जहां केरोसिन की बात की है। ये उनकी बात अच्छी नहीं लगती है। और कश्मीर की बात करे थे 1990 की, तो यासीन मलिक को मनमोहन सिंह के साथ क्या कर रहे थे कल भैया, वो देश को बताएं। और यासीन मलिक को एक सांसद की निधि, फ्लाइट का आना जाना टिकट, स्टेट गेस्ट किसने बनाया, ये भी देश को बताएं। स्टेट गेस्ट मतलब एक सांसद को जैसे 40 टिकट फ्री होती है, उस तरह स्टेट गेस्ट की फ्री होती है। यासीन मलिक को इसी कांग्रेस ने दिया था। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, कश्मीर में टारगेट किलिंग कैसे रोकेंगे राम भाई, इसका भी जवाब दे दीजिए। अब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो आप लोगों ने। सर, उनके प्रश्नों का मुझे देश को आईना दिखाना जरूरी है। झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो ये सत्य जानते हुए भी झूठ बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब वहां पे जो कश्मीर भागे थे तो जगमोहन को किसने अपॉइंट किया था? राजीव गांधी ने। और जगमोहन की, राजीव गांधी की नाम चिट्ठियां भी देश को दिखा दो, आरटीआई में मिल जाएगी प्रधानमंत्री से। वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन जगमोहन की नियुक्ति वो राजीव गांधी ने की थी।
और जिस दिन ये हुआ है कांड 17 तारीख को, 19 तारीख को काम हुआ है, 17 को फारूक अब्दुल्ला रिजाइन देके लंदन चले जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं, और 18 को जगमोहन पहुंचते हैं, और 19 को सब कुछ हो चुका है। तो ये जवाब दे, सत्य है, रिकॉर्डेड है, झूठ काम नहीं होगा। तो राम भाई और अभी मुद्दे पे बात कर लेते हैं साहब। क्या विपक्ष राजनीति चमकाने के लिए, केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए, भारत की छवि कमजोर राष्ट्र के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है पूरे दुनिया में? ये जो 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, या देश के केंद्र के हर केंद्रीय मंत्रियों का काम इनको पच नहीं रहा है। अगर कल को खुदा ना खास्ता ये लोग आए तो इतना ही काम करना पड़ेगा, इनसे होने वाला नहीं है। और मोदी के विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। मेरी बार बार अपील है, एक मोदी नेता है, प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, उद्धव जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, लेकिन देश का विरोध, हम महाराष्ट्र का विरोध करते हैं कभी? हम तो आगे बढ़ के उद्धव जी का भी विरोध कभी जल्दी नहीं करते हैं। बहुत नपी तुली बातों में बात करते हैं, और वो बहुत कम बोलते हैं, वो कम बातों में बात अपनी रखते हैं। उनके विरोध जैसी बातें नहीं होती है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में विरोध होता है, लेकिन राष्ट्र का विरोध ना हो पाए, ये जनता का ख्याल कौन रखेगा? आज हमको आपने कुछ समझ के इस चैनल पे बिठाया है, तो हम क्या उनके जैसे झूठ बोले? और जो कह रहे हैं तो ये साबित करें कि उप मुख्य वेंकैया नायडू का कतर में अपमान हुआ, ये साबित करे, हम मान लेंगे। हेमंत पांडे जी जवाब दीजिए, हेमंत पांडे जी जवाब दीजिए रामकुमार पाल जी की बातों का। कोई भी उनका और कोई प्रोटोकॉल कैंसिल नहीं हुआ, कोई लंच डिनर कैंसिल नहीं हुआ है। ये मैंने टाइम्स नाउ नाविका कुमार के डिबेट में देखा है। ये नेरेटिव है, ये झूठ नेरेटिव फैलाया जा रहा है। साथ साथ में राजनीति ऊपर है, राष्ट्र नीति ऊपर होनी चाहिए। हेमंत पांडे जी मैं याद दिखा दूं, कतर की बात याद दिला दूं कि यही वो कतर है जिसने मकबूल फिदा हुसैन ने हमारे देवी देवताओं के गंदे तस्वीरें बनाई थी, नागरिकता दी थी ये कतर। और इस कतर में 6,000 कंपनियां हमारी भारतीय हैं, और 23 लाख लोग हमारे वहां पे काम कर रहे हैं। 85 ट्रिलियन डॉलर का हमारा वहां पे उद्योग है। क्या कतर हमको आंख दिखाएगा? जी, वो 28 लाख आबादी का देश है, हमारे एक राज्य के बरोबर भी नहीं है। अंसार भाई, राम भाई, पेट्रोल से नहीं खाना खाएंगे, पेट्रोल पिएंगे तो काड़ी लगने से तो भस्म हो जाएंगे। ये हकीकत की जानकारी रखिए और डिबेट में आइए, सत्य बोलिए। अगर हम पार्टियों का विरोध करिए, छूट करिए, हम शिवसेना का कर रहे हैं, आप भाजपा का करें, कांग्रेस का, झूठ तो नहीं बोले और राष्ट्र विरोध नहीं करे, ये भी करता हूं। जी हेमंत जी जवाब दीजिए, राष्ट्र नीति ऊपर होनी चाहिए राजनीति? हेमंत पांडे जी की आवाज। उसके बाद राजनीति होने से राजनीति को हमारा जब देश हेमंत पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ईयरफोन लगाइए सही से। एयरफोन है, माइक ईयरफोन के माइक को मुंह के पास लेकर बात करिए सर थोड़ा। नहीं आ रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है आपकी हेमंत पांडे जी। जी अंसार भाई आप जवाब दीजिए, राजनीति ऊपर होनी चाहिए राष्ट्र नीति? बोलिए हेमंत पांडे जी एक बार। हाँ जी बोलिए, आवाज आई। राजनीति हमेशा ऊपर होनी चाहिए, राजनीति हम देश में करते रहेंगे, हर पार्टी का एजेंडा अलग अलग है, लेकिन राष्ट्र। जी चलिए आखिरी कमेंट लेते हैं अंसार भाई से। अंसार भाई बोलिए, राजनीति होनी चाहिए ऊपर या राष्ट्र नीति होनी चाहिए? देश रहेगा तो ये सब पार्टियां रहेगी, सत्ता रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन देश नहीं झुकना चाहिए। चाहे पार्टियां बनती रहेंगी, खत्म होते रहेंगी, नई जन्म लेंगी पार्टियां, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए साहब। देखिए सर, देश है तो हम हैं, देश है तो कुछ नहीं है, समझिए आप। राजनीति बहुत छोटी चीज है, देश हमारा बहुत बड़ी चीज है। हम हैं देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। पहले हमारा देश है, उसके बाद जो कुछ है, चाहे कोई पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, अदर पार्टी हो, पहले देश है, देश से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अंसार भाई, रामकुमार पाल जी, जो भी पैनलिस्ट आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े थे। आज के लिए हमारे पास समय इतना ही था, आप लोगों ने अपना समय दिया डिबेट के लिए, आपका हम आभार मानते हैं साहब। तो
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल औरंगाबाद सभा में कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के कारण भारत घुटने टेक दिए भारत ने इस्लामिक राष्ट्रों के सामने। हालांकि इसे प्रोपोगंडा कह रहे बीजेपी वाले और ये सब बातें झूठे है कि वेंकैया नायडू का प्रोटोकॉल खराब हुआ, इस बयान के कारण उनका डिनर रद्द हुआ, लेकिन ये सब बातों को खारिज कर रहे। सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई बयान नहीं आया कि माफी मांगने की किसी अरब देश ने भारत से की है मांग। ये सब फैलाया जा रहा है और भारत की एक कमजोर राष्ट्र की छवि बताने की कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए हमारे डिबेट शो आखिर क्यों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी डिबेट शो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। नमस्कार।